हेलो दोस्त, जय मैथ क्लास में आपका स्वागत है। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं रेलवे सामान्य विज्ञान का जो एसपीडी का किताब होता है उससे पेज नंबर फर्स्ट। चलिए देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है आरआरबी भोपाल 1992 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए तो शुरू करते हैं। एनेलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन से जंतु आते हैं? एनेलिडा ग्रुप में मुख्यतः जोंक, केंचुआ आते हैं। एनेलिडा ग्रुप में जोंक और केंचुआ आते हैं। एनेलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन से जंतु आते हैं? तो जोंक, केंचुआ। एनेलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन से जंतु आते हैं? तो जोंक और केंचुआ। आगे देखते हैं। आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन सा जंतु आते हैं? आर्थ्रोपोडा ग्रुप में आते हैं तेलचट्टा, जू, खटमल, मक्खी। तेलचट्टा, जू, खटमल, मक्खी आर्थ्रोपोडा ग्रुप में आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं? मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत घोंघा और सीप। मोलस्का के अंतर्गत आते हैं घोंघा, सीप। मोलस्का के अंतर्गत घोंघा और सीप आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तो इसके अंतर्गत तारा मछली, ब्रिटल मछली आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? मनुष्य के पाचन क्रिया का प्रारंभ मुख से होता है। मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो मुख से होता है। मनुष्य के पाचन क्रिया का प्रारंभ मुख से होता है। मनुष्य के पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो मुख से होता है। चलिए देखिए। शिराओं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित? शिराओं द्वारा अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। शिराओं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? अशुद्ध रक्त। धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? धमनी द्वारा शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? बी और सी विटामिन जल में घुलनशील है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो बी सी। बी और सी जल में घुलनशील है। चलिए आगे देखते हैं। सोडियम का कार्य क्या है? सोडियम का कार्य है यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है। सोडियम जो है यह रक्त दाब को नियंत्रित करने में सहायक होता है और जल का संतुलन बनाए रखता है। सोडियम का कार्य यह रक्त दाब को नियंत्रित करने में सहायक होता है, जल का संतुलन बनाए रखता है। पोटेशियम का कार्य क्या है? तो पोटेशियम हृदय की धड़कन एवं नाड़ी की संस्थाओं के कार्यों को संचालित करती है। हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करती है। पोटेशियम का कार्य क्या है? तो यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करती है। पोटेशियम। आगे देखते हैं। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? जो ग्लूकोज है बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो लैक्टिक अम्ल बनाता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज है वो बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या इससे प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो इथाइल अल्कोहल बनाता है। क्या बनाता है? इथाइल अल्कोहल बनाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की जब प्रतिक्रिया होती है तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। कब? जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होगा। आगे देखते हैं। एनेलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? एनेलिडा है जिसमें उत्सर्जन उसके किस उत्सर्गी अंग द्वारा होता है? तो नेफ्रीडिया के द्वारा होता है। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो मूत्र का पीएच मान 6 होता है। मूत्र का पीएच मान
क्षय होता है। बरहस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों किस प्रकार की ग्रंथि में आते हैं? जो बरहस्रावी है और अंतःस्रावी है वो किस प्रकार की ग्रंथि में आते हैं? तो अग्नाशय ग्रंथि में आते हैं। किस प्रकार ग्रंथि में आते हैं? अग्नाशय ग्रंथि में आते हैं। पीयूष ग्रंथि या प्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य ग्रंथि के नाम जाता है? जो पीयूष ग्रंथि है, प्यूटरी ग्रंथि है, उसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं, मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल क्या कहलाता है? तो प्रत्यानयन बल कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रत्यानयन बल कहलाता है। स्प्रिंग को अपनी समान लंबाई पर वापस खींचकर और वापस लौटने की समान लंबाई पर खींचकर और वापस लौटने के लिए लगने वाला जो बल होता है उसे प्रत्यानयन बल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तो प्रत्यानयन बल कहते हैं। पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक क्या है? तो पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कंपोस्ट है। पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक क्या है? तो कंपोस्ट है। पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टान? पेट्रोलियम औषधि चट्टानों में पाया जाता है। पेट्रोलियम है जो किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? औषधि चट्टानों में पाया जाता है। गुब्बारा को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस है। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस है हीलियम गैस है। डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? डीडीटी का उपयोग कीटनाशी के रूप में किया जाता है। डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? कीटनाशी के रूप में किया जाता है। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से यकृत। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाले पदार्थ हैं। सभी जो अम्ल है उसमें अनिवार्य रूप से क्या पाया जाता है? तो हाइड्रोजन H2। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है? सूती वस्त्र है उसमें आग लगने की सबसे कम संभावना होती है। लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत क्या है? लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत है हरी सब्जियां। पालक के समय गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोल बनाया जाता है? गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोल बनाया जाता है? तो इथाइल अल्कोहल के साथ बनाया जाता है। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोल बनाएंगे? तो इथाइल अल्कोहल के साथ। तत्कालीन शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तत्काल जो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो ग्लूकोज दिया जाता है। तत्कालीन शक्ति के लिए धावक है उसको ग्लूकोज पदार्थ दिया जाता है। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? मानव जाति के लिए पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए रक्षा आवरण बनाती है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है, इसलिए मानव जाति के लिए ओजोन परत महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं। अंतज्वर के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि क्या है? तो क्लोरोमाइसीटीन। अंतज्वर के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? क्लोरोमाइसीटीन। गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहा जाता है? तो गैस की लौ के सबसे गर्म हिस्से को ज्योतिहीन कहा जाता है। गैस के जो लौ होता है उसके सबसे गर्म हिस्से होता है उसको क्या कहा जाता है? तो ज्योतिहीन कहते हैं। सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का होता है। सोने का शुद्ध रूप 24 कैरेट का होता है। सिनवार या हिंगुल किसका? सिनवार और हिंगुल किसका अयस्क है? तो पारा का अयस्क है। सिनवार और हिंगुल पारा का अयस्क है। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा होता है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा होता है। लाल अस्थिमज्जा में किसका निर्माण होता है? तो लाल अस्थिमज्जा में लाल रक्त कणिका का निर्माण होता है। लाल रक्त कणिका का निर्माण होता है कहाँ? लाल अस्थिमज्जा में। लाल अस्थिमज्जा में किसका निर्माण होता है? तो लाल रक्त कणिका का। केसरूदंड में कितनी हड्डियाँ होती है? केसरूदंड में 33 हड्डियाँ होती है। केसरूदंड में कितनी हड्डियाँ होती है? 33 हड्डियाँ होती है। बीसीजी का पूरा नाम क्या है? तो बैसिलस कोमेट ग्यूरिन। बीसीजी का पूरा नाम है बैसिलस कोमेट ग्यूरिन। एथलीट फुट नामक रोग किससे होता है? तो एथलीट फुट नामक रोग
कवक से होता है। दम्मा नामक रोग किसके होता है? तो कवक से। एथलीट फुट और दम्मा नामक रोग कवक द्वारा होता है। फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? तो कृमि से होता है। कृमि के कारण होता है। फाइलेरिया नामक रोग किसके कारण होता है? तो कृमि के कारण होता है। जब एक वस्तु की गति दोगुनी कर जाती है तो उसका गतिज ऊर्जा 4 गुनी बढ़ जाती है। जब एक वस्तु की गतिज ऊर्जा है उसको दोगुनी कर दी जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी बढ़ जाती है। सूत्रकणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है। सूत्रकणिका को किस नाम से जाना जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया सूत्रकणिका का अन्य नाम से जाना जाता है। आगे है वटवृक्ष पादपों के किस वर्ग में आते हैं? वटवृक्ष पादपों के किस वर्ग में आते हैं? तो आवृत्ति वृक्ष में आते हैं। वटवृक्ष है वो जो पादपों के किस वर्ग में आते हैं? तो आवृत्ति वृक्ष में आते हैं। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट का अर्थ क्या है? वन की ज्वाला। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? ऐसे पेड़ से भरा वन, ऐसे पेड़ से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखरते हैं। पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखरते हैं। आगे देखेंगे पेनिसिलिन किससे बना होता है? पेनिसिलिन कवक का बना होता है। पेनिसिलिन किससे बना होता है? पेनिसिलिन कवक का बना होता है। पेनिसिलिन किससे बना होता है? कवक का बना होता है। लाइकेन के 2 जीवधारियों की सहजीवी साहचर्य समझा जाता है। वे दोनों जीव कौन से हैं? कवक और शैवाल। शैवाल और कवक लाइकेन के 2 जीवधारी हैं जिन्हें साहचर्य समझा जाता है। आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाए जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? तो शैवाल से प्राप्त होता है। लौंग किससे प्राप्त होता है? तो पुष्प कली से। लौंग किससे प्राप्त होता है? तो पुष्प कली से प्राप्त होता है। लौंग किससे प्राप्त होता है? पुष्प कली से प्राप्त होता है। धन्यवाद दोस्त। अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।